आईआरईडीए एक ऐसा स्टॉक है जिसके रिलेटेड ओपिनियन बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है। कुछ लोग ये समझते हैं और मानते हैं कि आने वाली डेकेड का वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टीबैगर हो सकता है ये स्टॉक, जिसने ऑलरेडी अपनी इश्यू प्राइस से काफी अच्छे रिटर्न दे दिए हैं। इसी के अगेंस्ट में कुछ लोगों का यह मानना है कि यह सिर्फ एक बबल है और बबल ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो फूट ही चुका है, पूरा फूटना बाकी, और जब ये पूरा फूटेगा काफी इन्वेस्टर परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में इस कंप्लीट कंफ्यूजन को साइड में रखते हुए एकदम ओपन माइंड से इस पूरे वीडियो को देखिएगा। कंप्लीट डेटा स्टॉक के रिलेटेड मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। बस एक वार्निंग है, अगर अभी आपके पास टाइम नहीं तो इस वीडियो को मत देखिए, इट्स एब्सोल्युटली ओके। पर जिस समय आपके पास प्रॉपर्ली शांति से टाइम हो उसी समय इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि काफी सारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस के पॉइंट आप सीखने वाले हो इस सिंगल वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दोगे इस चीज को मैं अज्यूम कर लेता हूं। देखिए, आईआरडी अगर स्टॉक की हिस्ट्री की बात करोगे तो इश्यू प्राइस आया था 32 रुपीज में, और इश्यू प्राइस से इसका 52 वीक हाई लगा था 214 रुपीज का, और वो भी कुछ महीनों के अंदर। मतलब इसका इशू अभी रिसेंटली नवंबर 2023 में आया था और कुछ महीनों के अंदर ही इतना प्यारा पॉजिटिव मूव आया, और बैक टू बैक मल्टीपल टाइम्स जब आप टेक्निकल्स पे जाके देखोगे ना, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है एक कंसोलिडेशन के बाद इतने छोटे समय में। इसीलिए ऑब्वियसली रिटेल निवेशक का इस स्टॉक के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ चुका है। अगर आप ओनरशिप पैटर्न को भी चेकआउट करोगे ना, तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का 12.41% स्टेक का था, जो बढ़ते बढ़ते 17.58% तक पहुंच गया है। मतलब इंडिविजुअल निवेशक को काफी पसंद आ रहा है ये स्टॉक। इस स्टॉक में सबसे मेन 75% होल्डिंग है प्रमोटर की, और प्रमोटर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पे ये गवर्नमेंट की कंपनी है जो मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। रिसेंटली वैसे भी अगर आप पीएसयू सेगमेंट की बात करोगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर ही रही थी। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में यह समझना चाहते हैं कि आईआरईडीए करता क्या है, तो आईआरईडीए इंडिया की लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी है। ये एक एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो लोन प्रोवाइड करती है, पर ये सिर्फ प्रोवाइड करती है ऐसी कंपनीज को जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है। चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो हाइड्रो एनर्जी हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, पर वो रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में ही लोन को प्रोवाइड करती है। साथ ही ये चाहे तो इंफ्रा के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी फंड कर सकती है। ये एक मिनी रत्ना का ऑलरेडी से स्टेटस मिल चुका है। 75% गवर्नमेंट ओन्ड है, जिसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल है, बिकॉज ये गवर्नमेंट की कंपनी है। सरकारी कंपनी में ऑलमोस्ट हर कंपनी की रेटिंग आपको ट्रिपल ए यानी कि स्टेबल ही मिलेगी, जो काफी पॉजिटिव हो जाता है। रिसेंटली इन्हें कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं और रिकॉग्निशंस भी मिले, जो लेटेस्ट आपको मिलते जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप इसकी फाइनेंशियल्स की बात करेंगे ना, तो यहां पे आप चेकआउट करिएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की ग्रोथ रेट। अगर आप सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रीसेंट हमारे पास डेटा अवेलेबल है क्वार्टर 3 का, या फिर पूरे 9 महीने का, दोनों चीज अगर चेकआउट करोगे तो अमेजिंग ग्रोथ रेट है। 40% की ग्रोथ रेट ऑब्वियसली आपको बोलना पड़ेगा ब्रिलियंट है। इन दी सेम वे अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करोगे तो 67% की ग्रोथ रेट है, और अगर आप 9 महीने का कंपेयर करोगे तब भी 50% की ग्रोथ रेट है। अगेन आपके लिए बहुत अमेजिंग है। यहां पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपके लिए 15.91% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.56% का है। यूजुअली हम चाहते हैं कि 18% से ऊपर का हो, पर यह है एक पीएसयू कंपनी। पीएसयू में अगर आप आरओई और आरओसी चेकआउट करोगे ट्रेडिशनली तो काफी लो रहता है। लो रहने के अगेंस्ट में भी इस कंपनी का बहुत अच्छा है, जो एक पॉजिटिव हो जाता है। सेल्स की ग्रोथ रेट भी 22% से हुई है, यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो, जो ऑब्वियसली काफी पॉजिटिव है फाइनेंशियल्स में। तो बेसिक फाइनेंशियल्स तो आपको अच्छे दिख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में यह आता है कि अभी तो सिर्फ एक क्वार्टर की बात हुई है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में भी ये कंपनी को ऑर्डर्स मिलते रहेंगे, यानी कि इस कंपनी की लोन बुक चलती रहेगी? क्या आने वाले समय में ये सेगमेंट चलेगा या नहीं चलेगा, उसको स्टडी करते हैं। अगर आप राइजिंग पावर डिमांड इंडिया में बात करोगे तो अभी 7% से ग्रो कर रही है। 7% किसी इंडस्ट्री का ग्रो करना। देखिए, हम पावर डिमांड पे क्यों फोकस कर रहे हैं। ये कंपनी मेनली लोन प्रोवाइड करती है हर उस कंपनी को जो आज के दिन रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि पावर सेगमेंट में काम कर रही है। पावर सेगमेंट की ग्रोथ से ही आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये सेक्टर कितना ग्रो करेगा। हिस्टोरिकली हम देख रहे हैं कि रफली 7% से ग्रो कर रहा है अभी रिसेंट पास्ट में, और आने वाले समय भी 7% से ग्रोथ करने की एक्सपेक्टेशंस है। पर एट द सेम टाइम ये तो पूरे पावर सेगमेंट की बात हुई। अगर आप सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी की बात करोगे ना, तो रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ रेट आज के दिन 15% से ऊपर चल रही है, बिकॉज अब धीरे धीरे सरकार का फोकस बढ़ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में। यहां पे अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्शन चेकआउट करोगे तो अभी वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ है। इतना मेजर पोर्शन अभी तक हुआ ही नहीं है कि वो स्टेगनेंट हो जाए। ओवरऑल पावर सेगमेंट में अगर आप बात करोगे तो वहां पे ग्रोथ रेट 7% 6% की चलने की एक्सपेक्टेशंस है, पर रिन्यूएबल एनर्जी में आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ रेट इसलिए मिल रही है क्योंकि काफी ज्यादा अंडर एक्सप्लोर्ड एरिया है, और पूरे वर्ल्ड में
हर एक कंट्री का रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस बढ़ रहा है, बिकॉज आने वाले का फ्यूचर यही माना जा रहा है। इवन अगर आप इंडिया के बजट की बात करोगे तो 2024 में स्पेशल फोकस दिया गया था रिन्यूएबल एनर्जी में। 10,000 करोड़ का यहां पे बजट एलोकेट हुआ था सोलर पावर के लिए। इन दी सेम वे अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट ये डबल था। इन दी सेम वे विंड पावर का भी एलोकेशन बढ़ा था, 930 करोड़ पे पहुंच गया था। तो सरकार का रेगुलर फोकस बन रखा है रिन्यूएबल सेगमेंट में। और क्योंकि ये कंपनी इंफ्रा के रिलेटेड है, देखिए इंफ्रा और पावर हमेशा साइड बाय साइड चलता है। अगर इंफ्रा बढ़ता है किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में, तो वहां पे पावर का कंजम्पशन भी बढ़ता है। और इंडिया में अगर आप सरकार का इंफ्रा का बजट चेकआउट करोगे तो वो ग्रो कर रहा है 18% से सीएजीआर के साथ। आपने देखा होगा पिछले 2 बजट में तो 10 लाख करोड़ के ऊपर का बजट था इंफ्रा के लिए। तो इंफ्रा की ग्रोथ रेट इंडिया में बहुत ही अमेजिंग है। और अगर इंडिया को एक्चुअली डेवलप्ड नेशन बनना है आने वाले डिकेड्स में, तो इंफ्रा का एक्सपेंडिचर इतना ही होना होगा। जब तक किसी भी कंट्री में इंफ्रा का एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा तो ओवरऑल सप्लाई चेन नहीं बढ़ती। देखिए इसको मैं ना एक इंडिविजुअल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जब हम पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं तो आपको क्या कहते हैं? अपने एसेट्स बढ़ाओ, एसेट से आपको रेगुलर इनकम आएगी, लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ बनेगी, लॉन्ग टर्म में आपका फाइनेंशियल फ्रीडम होगा। अब आप कंट्री के पर्सपेक्टिव में बात करिए कि कंट्री के लिए क्या है एसेट, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बार कंट्री का इंफ्रा अच्छा डेवलप होता है तो उस इंफ्रा की वजह से आने वाले सालों साल तक उसमें इनकम बनती रहती है, इकोनॉमी में ग्रोथ आती रहती है और कंट्री पैसा कमाती रहती है। अगर इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट रहती है, अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं इसमें वापस से एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है, और क्योंकि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का ऑलरेडी स्टैंड काफी फोकस है इंफ्रा की तरफ, तो ये एक्सपेक्ट करा जा सकता है कि एटलीस्ट आने वाले कुछ सालों में इंफ्रा का एक्सपेंडिचर बढ़ा जाएगा। इंफ्रा का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पावर सेगमेंट का बढ़ेगा। और इंडिया वैसे भी नेट कार्बन जीरो होने का टारगेट ले रहा है 2070 तक, जिसकी वजह से पावर सेगमेंट का एलोकेशन बढ़ेगा। अब देखो पावर सेगमेंट का एलोकेशन बढ़ेगा, इसका मतलब डायरेक्टली ये नहीं ना कि आईआरडी भी बढ़ेगा। आईआरडी में आपको ये चेकआउट करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री का कितना एलोकेशन आईआरडी के पास आज के दिन अवेलेबल है। सबसे मेजर लीडर आज के दिन रिन्यूएबल एनर्जी में है पीएफसी, सेकंड आईआरडी आता है, फिर आरईसी आता है, आगे के नाम आप चेकआउट कर सकते हो। पर आज के दिन आईआरडी का एक नेगेटिव पॉइंट यह है कि सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी को ही लोन प्रोवाइड कर रहा है। इसके अगेंस्ट में अगर आप पीएफसी को चेकआउट करोगे जो आज के दिन रिन्यूएबल एनर्जी में बिगेस्ट प्लेयर है, तो वो इंफ्रा में भी बहुत देता है लोन, रोड्स में, माइनिंग में, बाकी सारे सेगमेंट में भी लोन देता है, जिसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन उनका बहुत अच्छा हो रखा है। अगर आप इस कंपनी के मेन हाइलाइट्स को चेकआउट करोगे और उसे कंपेयर करेंगे, देखो रैंडमली हम लोग हाइलाइट्स की चेक कर लिया, हमने फंडामेंटल्स की अच्छी बात तो कर ली, पर अच्छी बात के साथ साथ अगर हम इसके कॉम्पिटिटर से चेकआउट करेंगे तो हमें बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा क्या इस स्टॉक में कितना ग्रोथ पोटेंशियल है आने वाले समय में, और क्या ये सिर्फ एक ही स्टॉक है जो हमारे पे ध्यान रहना चाहिए। एज ए रिटेल निवेशक मेरा पोर्टफोलियो हमेशा 15, 20, 25 स्टॉक से ऊपर का हो ही नहीं सकता। जब मुझे मेरे पोर्टफोलियो में 25 स्टॉक ही रखने हैं तो हर सेगमेंट का बेस्ट स्टॉक में लेने की कोशिश करूंगा। जब मैं बेस्ट लेने की कोशिश करूंगा तो अननेसेसरी ये समझो कि चलो इसके फाइनेंशियल्स अच्छे तो इसको ले लेते हैं आंखें बंद करके, नहीं हो सकता। आपने इसके फाइनेंशियल्स को स्टडी किया, फाइनेंशियल्स को आप कंपेयर करेंगे पीयर कंपैरिजन से, फिर आप देखेंगे कि टेक्निकली आज के दिन चार्ट क्या कह रहे हैं, फिर आपका कंक्लूजन निकलेगा, तो एक बेस्ट ब्रॉड बेस्ड आपको व्यू मिलने वाला है। बाय द वे इन दी सेम वे अगर आप किस तरीके से खुद सेलेक्ट कर सकते हैं घर बैठे, और मेरा पर्सनल स्टॉक मार्केट में क्या तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस काम करने का, तो SOMM 2.0 कोर्स आपको मिल जाएगा। लिंक मोबाइल ऐप का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ 10th अप्रैल तक आपको स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस में, जो अभी प्राइस चल रही है उसमें एडिशनल 30% डिस्काउंट में आपको ये कोर्स मिल रहा है। 10th अप्रैल के बाद से ये कोर्सेज के, बल्कि सभी कोर्सेज के प्राइस अपडेट होने वाले हैं। तो अगर आप प्रॉपर्ली सीखना चाहते हैं, चीजों पे फोकस करना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस कोर्स को कंसिडर कर सकते हो। लिंक मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने का और इस कोर्स को परचेस करने का आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। अब अगर आप मेजर हाइलाइट चेकआउट करोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक तो ऑलरेडी काफी अच्छा है, हमने डिस्कस कर लिया। लोन की ग्रोथ रेट हमें यहां पे मिल रही है 33% की। इसी के अगेंस्ट में अगर हम इसके पीयर कॉम्पिटिटर जो इमीडिएटली हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था पीएफसी है, तो उसका 37% था, मतलब इससे बेटर था। इन दी सेम वे अगर आप ग्रॉस एनपी की बात करोगे तो यहां पे आपको ठीक दिख रहा है। ग्रॉस एनपी आपको लग रहा है 3% से कम है, काफी रिड्यूस हुआ है, तो अच्छा है एब्सोल्यूट टर्म में। पर अगर आप इसके पीयर कंपैरिजन की बात करोगे तो उनका एनपी अभी आज के दिन 2% के नीचे का चल रहा है, तो वो हमारे लिए और बेटर सिनेरियो हो जाते हैं। सो पीएफसी की लोन की ग्रोथ रेट बता दिया मैंने, आपको एनपी बता दिया। नेक्स्ट अगर आप यहां पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन, मतलब कंपनी कितना कमा रही है नेट इंटरेस्ट मार्जिन में, आज के दिन 3.2% है। इसके पीयर कंपैरिजन का भी रफली सेम ही परसेंटेज चल रहा है, तो यहां पे ये इक्वल है। इन दी सेम वे डेट टू इक्विटी रेशियो 5 का इज ओके,
फॉर एनबीएफसी, वहां पे दिक्कत नहीं आती। CRAR रेशियो बेसिकली बैंक के लिए और एनबीएफसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। मैं जिस समय ऑडिट किया करता था बैंक की, मुझे याद है इस रेशियो को निकालने के लिए और प्रॉपर्ली इंश्योर करने के लिए कि डिस्क्लोजर हो जाए, हम लोग रात रात भर तक काम किया करते थे। ये मेनली कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, जितना ज्यादा हो उतना बेटर होता है। तो इस कंपनी का अच्छा है, पर इसके पीयर कंपैरिजन का आज के दिन 25% के ऊपर का है, ये आपको बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर आप सिर्फ फंडामेंटल्स की बेसिस पे स्टॉक को स्टडी कर रहे हो तो अच्छा स्टॉक है, स्पेशली रीसेंट ग्रोथ रेट काफी अच्छी दिखाई है। ऑल्दो इसके पीयर कंपैरिजन में हमारे सामने कुछ ऐसे भी नाम आ रहे हैं जो शायद इस स्टॉक से भी बेटर हो सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि उनके फाइनेंशियल्स आज के दिन इस कंपनी से भी बेटर अवेलेबल है और वहां पे डाइवर्सिफिकेशन भी कंपनी कर रही है। पर अभी ऑन दी फेस ऑफ इट अगर हम सिर्फ फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो ये फंडामेंटल्स हमें पसंद आ रहे हैं और हम यहां पे टिक मार्क कर रहे हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल्स की। टेक्निकल्स में यहां पे ये कंपनी का कंप्लीट इशू आया था, इशू भी अच्छे गेन के साथ आया था, 50% से ज्यादा गेन था। यहां पे एक फ्लैट बेस बना था, फ्लैट बेस बन के ब्रेकआउट हुआ था, वापस से एक सेकंड फ्लैट बेस यहां पे बना था जिसका ब्रेकआउट हुआ था रफली 123 रुपीज के आसपास, और वहां से भी ये स्टॉक डबल हो चुका था। ओवरऑल ये स्टॉक अभी 330% बढ़ गया था कुछ ही महीनों में। जब इतने शॉर्ट पीरियड में कोई स्टॉक इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली वहां पे कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन आती है, बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती है, जो यहां पे आपको देखने को मिली, और अपने टॉप से रफली 40% का डिप यहां पे आपको ऑलरेडी मिल चुका है। मतलब ये कि ये स्टॉक में जो इनिशियल मूव आना था वो आ गया, उसके बाद जो एक मेजर करेक्शन नीडेड था वो भी आ गया। अब ये स्टॉक नॉर्मल बाकी सभी स्टॉक के जैसे सेटल डाउन होने की कोशिश करेंगे। एक बार जब भी ये स्टॉक सेटल डाउन होगा, इस स्टॉक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है ये वाला लेवल 100 का लेवल, आप मानिए, जहां से इसने एक बहुत प्यारा बेस बनाया था और बेस बनाने के बाद यहां पे एक ब्रेकआउट आया था। वैसे पहला सपोर्ट तो इसका 123 का ही है जहां पे ये बाउंस बैक दे रहा है, पर अल्टीमेट सपोर्ट इस कंप्लीट टेक्निकल चार्ट में रहने वाला है 100 का लेवल, जहां पे ये स्टॉक एक ऐसे लेवल पे होगा जहां पे अट्रैक्टिव होगा। अगर इस लेवल के आसपास हमें एक अच्छा बेस बनता हुआ मिले तो हम इसे स्टडी करेंगे। ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर ये स्टॉक मूव देना स्टार्ट करता है तो एटलीस्ट इसे अपने रीसेंट हाई, मतलब जो रीसेंट स्विंग हाई बना है 160 के लेवल ऊपर, इसके ऊपर जाके कोई पैटर्न बनाना पड़ेगा। अगर कोई पैटर्न को बनाने के बाद यह हमारे किसी टेक्निकल इंडिकेटर में ये इसमें एंट्री होगी तब हम इसे स्टडी कर पाएंगे। जहां पे हम आज के दिन खड़े हैं यहां पे ना ही ये स्टॉक में हमें बाय सिग्नल मिल रहा है ना ही सेल सिग्नल मिल रहा है। आज के दिन ये स्टॉक एकदम न्यूट्रल खड़ा है। यहां पे मैं कोई भी आपको रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं दे रहा हूं, कोई टिप नहीं दे रहा हूं, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। आप कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना मत भूलिएगा। फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही काम करेगा। मैं यहां पे सिर्फ अपना पर्सनल व्यू, किस तरीके से यहां पे टेक्निकल एनालिसिस हो रहा है, बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी इस चार्ट में कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है। जब कोई पैटर्न बनेगा या कोई सिग्नल मिलेगा हमें एंट्री का, उस समय एंट्री किया हुआ हमेशा बेटर होता है एज कंपेयर टू ये सोचते हुए एंट्री करना कि ये स्टॉक और कितना ही टूट जाएगा। देखिए, एक रिटेल इन्वेस्टर का ना एक हमेशा साइकोलॉजी रहती है, और ऑलरेडी स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर ने अच्छा खासा निवेश किया, अपना स्टेक बढ़ाया भी है, तो उन्हें क्या लगता है, यार मैंने तो 200 रुपए में लिया था, कितना महंगा था, चलो अब तो 120 में मिल रहा है, इसे और एवरेज डाउन करता रहता हूं, फिर 100 में आएगा तो उन्हें और एवरेज डाउन करने की इच्छा लगेगी। उनको लगेगा एटलीस्ट मैं एवरेज डाउन करते करते अपनी कॉस्ट तो रिड्यूस करूं। और ये करने के कारण उसका होता क्या है, एक बेसिक रूल किसी भी रिटेल निवेशक के लिए होता है कि उसके पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा एलोकेशन एक स्टॉक में नहीं होना चाहिए। अगर उसके पास 100 रुपए है तो एक स्टॉक में 10 रुपए से ज्यादा उसका एलोकेशन नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये आपके लिए पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट के लिए कि किस तरीके से आप बकेटिंग करते हो और प्रॉपर्ली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हो। पर जब आप एवरेजिंग डाउन करते जाते हो आपको पता ही नहीं चलता कि कब ये 10% का एलोकेशन बढ़ते बढ़ते 30% 40% तक पहुंच जाता है, और फिर आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो स्क्यूड हो जाता है। अगर ये स्टॉक चलेगा तो मेरा पोर्टफोलियो चलेगा, वरना मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। आपके साथ ऐसी सिचुएशन ना है, इसलिए कभी भी एवरेज डाउन मत करिएगा। बल्कि मैं एक पुरानी कहावत हमेशा कहता हूं कि अगर आप एक गड्ढे में फंस गए हो, आपको पता है कि इस गड्ढे में आप ऑलरेडी घुस चुके हो और आप फंस चुके हो, तो और नीचे गड्ढा खोदने की कोशिश मत करो। एक लूजर स्टॉक को कभी भी एवरेज डाउन मत करिएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं तो हमेशा विनर स्टॉक को एवरेज अप करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्टॉक आपके पास यहां पे था, इश्यू प्राइस में था, फिर यहां पे ब्रेकआउट होता था, आप यहां पे ऐड ऑन करते हो, बहुत पसंद आया मुझे आपकी ये स्टाइल। अगर यहां पे इसने वापस से बेस बना के, बाय द वे ये हमारी ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी आ रखी है कि किस तरीके के आईपीओ के बेसिस बनते हैं और वहां पे किस तरीके से ब्रेकआउट होता है, तो ये परफेक्ट बेस था और परफेक्ट बेस का ब्रेकआउट था। अगर आप यहां पे और ऐड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पर एक बार ये स्टॉक ने आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़े, उसके बाद आप जस्ट बिकॉज आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक पड़ा है ऐड करते जाओगे तो परेशान होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। आपको क्या लगता है स्टॉक के बारे में, अपने ओपिनियन को कमेंट डाउन कर दीजिएगा।
कोर्स को अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएंगे मोबाइल ऐप के। सिर्फ 10th ऑफ अप्रैल तक एडिशनल आपको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, अवेल करना मत भूलिएगा। डीमैट अकाउंट नहीं है, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में फ्री तरीके से ओपन करने के लिंक मिल जाएंगे। हैप्पी लर्निंग।